गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सिया रामशरण गुप्त जो गांधीवादी उपन्यासकार है, उनके संपूर्ण रचनाएं और उसके बारे में बताऊंगी कि यानी उसका पूरा जीवन परिचय प्लस उसकी रचनाएं सब लेके आई हूँ और उनकी रचनाओं को एक ट्रिक में मैं बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। सिया रामशरण गुप्त ये गांधीवादी उपन्यासकार थे। ये जो है मैथिली शरण गुप्त के ना भाई हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं निबंधकार थे सिया रामशरण गुप्त। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने अपने साहित्य में इन्होंने अपने साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, गांधीवाद, मानवता, करुणा, सामाजिक समानता तथा भारतीय संस्कृति को प्रमुखता दी है। उसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था? इसका पूरा नाम जो है सिया रामशरण गुप्त है। ठीक है। और जन्म है 4 सितंबर 1895 में, स्थान चिरगांव में हुआ है जो कि यूपी में है। ठीक है। और ये पिता है सेठ रामचरण गुप्त, माता है काशीबाई और बड़े भाई थे मैथिली शरण गुप्त। इसकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई है। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। ये स्वाध्याय के माध्यम से ही साहित्य का गहन अध्ययन प्राप्त किया था। साहित्यिक परिचय में सियाराम शरण गुप्त ने कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, जीवनी जैसे अनेक विधाओं में लेखन किया है। वे गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। गांधीवादी विचारधारा, साहित्यिक विशेषताएं क्या है? गांधीवादी विचारधारा, राष्ट्रीय भावना, मानवतावादी, सामाजिक सुधार, भारतीय संस्कृति का गौरव, करुणा और संवेदनशीलता और सरल और प्रभावपूर्ण भाषा। तो ये इसकी विशेषताएं थी। ठीक है। फिर आते हैं प्रमुख उपन्यास। प्रमुख उपन्यास क्या कौन कौन से हैं? प्रमुख उपन्यास है गोद, 1932 की रचना है ये। और इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु दत्तक पुत्र, पारिवारिक जीवन और सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक है। और फिर है अंतिम आकांक्षा है जो कि 1934 की रचना है। ये दलित जीवन, मानवता और सामाजिक समानता पर आधारित है। थर्ड है नारी, 1937 की रचना है। ये भारतीय नारी का त्याग, संघर्ष और आदर्श को प्रस्तुत किया गया है इसमें। फोर्थ है मानुषी, 1940 की रचना है। मानवता एवं सामाजिक चेतना है। और फोर्थ है पाथ्य जो कि 1942 की रचना है। ये जीवन, संघर्ष और नैतिक आदर्श की विषय वस्तु है। तो इसमें ऐसे ट्रिक बना सकते हो कि नारी की अंतिम आकांक्षा, ठीक है, नारी की अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण के गोद में है। और मनुष्य का जो पथ होता है, वे मनुष्य का पथ जो है भगवान के शरण में जाना भी होता है, ऐसा करके। ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मनुष्य का पथ जो है नारी के रूप में, नारी के गोद में, मनुष्य का पथ जो है नारी के रूप में, नहीं यही सही है कि मैं जो फर्स्ट वाला बताई हूँ ना कि नारी की अंतिम आकांक्षा है कि सियाराम शरण की गोद में जाना। और मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का पथ जो है कठिन होता है, ये उसकी ट्रिक है। ठीक है। नीचे और मैं बता दूंगी। और प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी है? मौर्य विषय बहुत बार पूछे हैं, विषाद, आत्मोत्सर्ग, बापू भी पूछे हैं, जय हिंद भी पूछे हैं, नौवा खाली, गीता संवाद, पुण्य पर्व और अमृत पुत्र, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं बताई हूँ आप लोगों को, और देख लेना। ठीक है। फिर है प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है? मानुषी है, त्याग है, करुणा है, प्रेरणा है। प्रमुख नाटक पुण्य पर्व, धर्म विजय है। और प्रमुख निबंध है बापू है। और गांधी पर अनेक संस्मरण लिखे हैं और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित लेख भी लिखे हैं। साहित्यिक विषय विशेषताएं हैं जो ऊपर बताई थी, इसको ऐसे ये मैं बताई हूँ। एक गांधीवादी है, यानी महात्मा गांधी विचारों से गहरा प्रभाव है इसके जीवन पर।
ठीक है, राष्ट्रीयता है, देशभक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन की भावना है इसमें, मानवतावादी है, दलित, गरीब और शोषित वर्ग के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे और सामाजिक सुधार, जाति-पाति, छुआछूत और कुरीतियों का इन्होंने अपनी रचनाओं में घोर विरोध किया है। आदर्शवादी भी थे, सत्य, अहिंसा, प्रेम और नैतिक मूल्यों का समर्थन करने वाले थे और इसकी भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक रूप का प्रयोग है। भाषा शैली कौन सी थी? खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, सहज और सरल शैली थी, भावात्मक शैली थी, वर्णात्मक शैली थी और संवाद शैली थी। ठीक है, साहित्य में स्थान क्या है? सियाराम शरण गुप्त हिंदी साहित्य में गांधीवादी युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में नैतिकता, मानवता और राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया है। सम्मान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के कारण व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ है और गांधीवादी साहित्यकार के रूप में विशेष पहचान मिली है इसको। इसका निधन जो है 19 मार्च 1963 को हुए थे। अब यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जैसे जन्म कब हुआ ये भी पूछते हैं। जन्म स्थान चिड़गांव, झांसी, यूपी में। निधन 20 मार्च 1963। बड़े भाई मछली शरण गुप्त, प्रमुख विचारधारा गांधीवाद और भाषा है खड़ी बोली हिंदी। उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी, मानुषी और पाथेय। और प्रमुख विषय क्या है? राष्ट्रीयता, मानवता, सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति। और साहित्यिक विचारधारा है कविता, कहानी, साहित्यिक विधाएं हैं कविता, कहानी, नाटक, निबंध, इनमें अपनी लेखनी चलाई है। तो यहाँ पे पूरा देख लेते हैं। मौर्य विजय, ठीक है, ये खंड काव्य, कहानी संग्रह, उपन्यास, इसमें सब है। तो जो आईएमपी ना यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ मैं यहाँ पे। देखो मौर्य विजय, मौर्य विजय क्या है? एक खंड काव्य है जो कि 1914 की रचना है और ये चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता, राष्ट्र प्रेम और स्वाधीनता की भावना ली गई है ना, स्वाधीनता की भावना को बताया गया है। अनाथ, ये भी खंड काव्य है, 1917 की रचना है। अनाथ एवं पीड़ित मानव के जीवन की करुण व्यथा है। ठीक है। थर्ड है विषाद, ये काव्य है। ठीक है, काव्य है, इसमें क्या है? ये 1925 की रचना है। दुख एवं जीवन की वेदना और संवेदनाएं हैं। फिर है आत्मोत्सर्ग, ये भी काव्य है, 1931 की रचना है। ये त्याग, बलिदान और देशभक्ति इसमें बताए हैं। ठीक है, उसके ऊपर कविता लिखी है। फिर है गोद, उपन्यास है, दत्तक संतान और पारिवारिक संबंध और सामाजिक जीवन का चित्रण किया है। अंतिम आकांक्षा, ये भी उपन्यास है, दलित जीवन एवं सामाजिक जीवन, तो इस पर लेखनी चलाई है। नारी, ये भी उपन्यास है, भारतीय नारी के संघर्ष, त्याग और आदर्श का चित्रण किया गया इसमें। मानुषी, कहानी संग्रह है ना, ये 1938 की रचना है, मानवता, करुणा और सामाजिक जीवन पर लिखे हैं। बापू, काव्य है ये, 1939 की रचना है, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं विचार को इसमें लिखा है। पाथे, काव्य संग्रह है ना ये, 1940 की रचना है, ये जीवन संघर्ष, नैतिकता और प्रेरणा इसका विषय है। पुण्य पर्व, नाटक है ये, 1943 की रचना है, धार्मिक आस्था और नैतिक मूल्यों को नाटक के माध्यम से बताए हैं। जय हिंद है, एक काव्य है, 1946 की रचना है, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र प्रेम को बताया है। और नोआखाली, ये काव्य है, सांप्रदायिक दंगों के बीच शांति प्रेम और गांधीवाद को दर्शाया है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं गीता संवाद, भी है, काव्य है ये 1948 की रचना है। ये कर्मयोग, धर्म और अध्यात्म चिंतन है इसकी विषय वस्तु। और अमृत पुत्र है, ये भी काव्य है, 1959 की रचना है। इसमें आदर्श, नैतिकता और मानव कल्याण को बताए हैं अपनी कविता के माध्यम से। ठीक है, फिर है प्रमुख उपन्यास गोद। अब गोद की विषय वस्तु डिटेल में देख लेते हैं। 1932 की रचना है, दत्तक पुत्र ने गोद लेने की प्रथा को बताए हैं, पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, सामाजिक रूढ़ियां, मातृत्व और वात्सल्य को बहुत अच्छी तरह से दर्शाए गए हैं और भारतीय पारिवारिक संस्कृति को भी बताए हैं। ठीक है, अंतिम आकांक्षा, ये दलित जीवन की समस्याओं को उजागर किए हैं इसमें। ठीक है, और छुआछूत का विरोध है, मानवता, समानता, मानवता को दर्शाया है, गांधीवादी समाज सुधार को बताए हैं, नैतिक मूल्यों की स्थापना इसको भी बताए हैं। ठीक है, फिर है नारी, नारी में है जो नारी जीवन का संघर्ष, नारी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, वो उसके बलिदान, त्याग, नारी सम्मान, पारिवारिक जीवन और समाज में
जो स्त्री की स्थिति है उसको भी बताए हैं इसमें अपने उपन्यास के माध्यम से। ठीक है, फिर है प्रमुख काव्य। इसकी विषय वस्तु है मौर्य विजय की, वही बताई हूँ जो ऊपर बता दी हूँ, फिर भी से एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे डबल डबल हो गया है ना, अच्छा वही है, ठीक है, ये डबल डबल है, ठीक, कोई बात नहीं, इसमें देख लीजिए आप, मैं बता दी हूँ कौन कौन से हैं, क्या है, ऐसा करके। फिर परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं यहाँ पे है, और ट्रिक देख लेते हैं उसके। इतने जो उपन्यास है ना, उपन्यास कहानी जो भी है, ये सबका मैं ट्रिक लेके आई हूँ, यहाँ पे लिख दी हूँ मैं कि मौर्य विजय में अनाथ हुए, यहाँ पे लिखा है मौर्य विजय में अनाथ हुए विषाद से भरे सैनिकों ने आत्मोत्सर्ग कर लिया। जो ऐसे बोल्ड में दिख रहे हैं ना, वो रचनाएं हैं आपकी। ठीक है, तो जितने भी बोल्ड में सब रचनाएं हैं, तो इसी वजह से ऐसी लिखी, तो आपको आसानी हो आप लोगों को याद करने में, ऐसा करके। तो यहाँ पे है याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो मौर्य विजय में अनाथ हुए विषाद से भरे सैनिकों ने आत्मोत्सर्ग कर लिया। ठीक है, लेकिन उसकी अंतिम आकांक्षा थी, क्या थी कि नारी को गोद में जन्म लेकर बापू के पथ पर चलते हुए जय हिंद बोले, बापू के पथ पर चलते हुए जय हिंद बोले, और जय हिंद बोलते बोलते उन्होंने गीता संवाद सुना, गीता संवाद सुने, ऐसा बोल सकते हैं, गीता संवाद सुने और अंत में अमृत पुत्र कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिक है, आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो ये हो गए आज के रचना सियाराम शरण के। फ्रेंड, सियाराम शरण की रचना को ना इससे बाहर पूछे नहीं जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिए, ट्रिक भी अच्छे हैं, स्पष्ट आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ये डबल डबल लिख दी हूँ मैं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना, जो आपको अच्छी लगे लिख लेना अपने से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।